गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि जो लेक्चर अब आज बनाने वाला हूँ उसमें ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन की बात करूँगा। ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, उन 18 ग्रुप्स को हम अलग अलग ब्लॉक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, नाम सुना होगा। पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो उन ब्लॉक्स में हम कैसे क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स को, इसके बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होगा, फिर उनकी एक जनरल प्रॉपर्टीज, एक कॉमन सी प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर्स में जो भी बात किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्विक प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो बड़ा ही अप्रोप्रिएट है और बड़ा ही क्वांसाइज भी है। आप यूँ कहिए कि एलाबोरेटिव ना होते हुए भी वो सारे के सारे कंसेप्ट उसमें रखे गए हैं। 4-5 लेक्चर उसमें है और 4-5 लेक्चर देख लेने के बाद मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छा खासा कंसेप्ट अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और यूँ कह दें कि रीजनिंग क्वेश्चंस जितने भी हो, चाहे किसी भी ब्लॉक के हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप के मेंबर्स की प्रॉपर्टीज हो, आप बड़े आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बड़े कंफर्टेबली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो पिकुलियर प्रॉपर्टीज है, उनकी जो एनोमेलस बिहेवियर, ये सब बात आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उन रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो 4-5 लेक्चर्स। तो उसी कड़ी में उसी को आगे बढ़ाते हुए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन को एक लेक्चर देना चाहते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो कहते हैं ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक में एलिमेंट्स को रखे कैसे जाते हैं, कैसे हम समझते हैं कि कोई एलिमेंट किसी खास ब्लॉक का है। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप अपने इस लेवल में 11th-12th के लेवल में या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल में आप पीरियोडिक टेबल से रूबरू हो चुके हैं। पीरियोडिक टेबल आपने देखा हुआ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, वैसे तो पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ का भी पीरियोडिक टेबल आया, और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की बात नहीं करनी है अभी हमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मोसले का, हम उसकी बात करते हैं। और आपको पता है कि मोसले ने पीरियोडिक टेबल बनाया था जिसमें एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का आधार उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स थे। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया, और उस तरह से जो पीरियोडिक टेबल बना उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, जैसा कि मैंने लिख दिया है। और आपको ये भी बताया होगा मैंने शुरू में जब क्विक प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, उसके पहले लेक्चर में मैंने ये कहा होगा आपको कि एलिमेंट्स जो प्लेस किए गए पीरियोडिक टेबल में, उनका पूरा का पूरा आधार है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर ही हम एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जिसको जितना ज़्यादा कमांड है वो उतना ही अच्छे से पीरियोडिक टेबल को समझ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल का पूरा आधार ही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की माकूल जानकारी आपके पास नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आप पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं उनका बेसिस है, वो प्लेस करने का जो हमारा मेथड है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब कभी, ये लेक्चर भी एक है इस पर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से 2 लेक्चर्स हैं केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने पर में कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स शामिल होते हैं उस पर है, और एक लेक्चर है कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होते हैं, इस पर है। तो 2 लेक्चर्स हैं ऑलरेडी, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, 11th क्लास के प्लेलिस्ट में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस में करना है, हम सेल में कर सकते हैं, सेल में कर सकते हैं। सेल होता है KLMN, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है।
आप सबसेल में लिख सकते हैं, आप सबसेल में लिख सकते हैं, एस पी डी एफ में। आप चाहे तो ऑर्बिटल्स में लिख सकते हैं, और अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप लेक्चर पीछे जाकर देख लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा SPDF। तो कॉन्फ़िगरेशन हम मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम इन सारे एनर्जी लेवल्स में कर सकते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मेथड है वो है SPDF में सबसेल में लिखना, जो ऑर्बिटल्स को भी इंडिकेट करेगा। तो सबसेल में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसमें कहता है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं, इन पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा भी है कि ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ एक एक्सेप्शन भी है कि इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबसेल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करता है तब हम लोग ग्रुप नंबर निकालने के लिए करते क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 कर देना है। ये बात है, आप एकदम निश्चिंत रहें, आपको पूरा का पूरा नॉलेज आपके दिमाग में भर के ही भेजूंगा। आप ये केवल स्टेप वाइज समझते जाएं कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करता है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। हम अभी चर्चा करेंगे इस पर। तो उसके उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर डिसाइड करने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ना होता है, बाकी के लिए कोई बात नहीं। और जो लास्ट आउटरमोस्ट सेल नंबर जो होगा वही होगा पीरियड नंबर, अभी जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। तो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड में एलिमेंट्स को सजाया गया है। जैसे सपोज कीजिए कि हमें सोडियम का पोजीशन पता करना है कि पीरियोडिक टेबल में सोडियम किस जगह पे है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके नियरेस्ट नोबल गैस नियन है और 3s1 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया है, इसलिए इसके ग्रुप नंबर निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह s ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा 1, तो इसका ग्रुप नंबर भी 1 होगा, आउटरमोस्ट सेल जो है वो है 3, तो इसका पीरियड नंबर भी 3 होगा, पीरियड नंबर भी 3 होगा। तो सोडियम तीसरे पीरियड और फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। ठीक वैसे ही अगर हमें सल्फर का पोजीशन पता करना हो जिसका एटॉमिक नंबर है 16, तो अगर लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नियन 3s2 और 3p4, यही तो 16 होगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि p में गया है इसलिए इसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमको 10 + 6 करना होगा। ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है, और आउटरमोस्ट सेल तो फिर तीसरा ही है। आउटरमोस्ट सेल नंबर तो ये तीसरा ही है, तो पीरियड फिर से थर्ड हुआ, ये थर्ड पीरियड और 16th ग्रुप का मेंबर है सल्फर। तो इस तरह से हम पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता कर लेते हैं। तो अब बात रही कि जब हम पोजीशन पता कर लिए, एलिमेंट्स को प्लेस भी कर दिए, और यही कारण है कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो वो सेम ही ग्रुप में रखे जाएंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उस एलिमेंट उसके सारे के सारे जितने भी एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, इसलिए उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। तो सेम ग्रुप के सारे मेंबर्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। यही हमारा प्लेसमेंट का बेसिस भी है। अब बात रही कि उन 18 ग्रुप्स को 4 ब्लॉक्स में बांटे गए हैं।
4 ब्लॉक्स में बांटे गए हैं। इलेक्ट्रॉन जो है on the basis of entrance of the last electron के इंट्रेंस के बेसिस पर एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बांटा गया है। ये 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में जाता हो, एस सबसेल में जाता हो तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सबसेल में जाता हो तो वह पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाता हो तो डी सब ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबसेल में जा रहा है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यही कंसेप्ट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस सबसेल, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ वो। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबसेल, तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी सबसेल, और यहाँ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एफ सबसेल, वह एफ सबसेल में इंटर करता है, तो उसको हम एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि एस सबसेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसे इसमें 2 ही ग्रुप्स हैं, ओनली 2 ग्रुप्स। और वो कौन कौन है? ग्रुप 1 एंड 2। ग्रुप 1 एंड 2 जो है वो एस ब्लॉक में है। क्यों है? क्योंकि एस सबसेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। पी में 6 ग्रुप्स हैं। क्यों? क्योंकि पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18। ग्रुप 13 से 18 तक 6 ग्रुप हुए और ये रखे गए हैं पी ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो इसमें 10 ग्रुप्स हैं। 10 ग्रुप्स फ्रॉम 3 टू 12, इसमें 10 ग्रुप्स हैं। क्यों? क्योंकि डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं और इसमें कोई ग्रुप नहीं है। आप समझ लीजिएगा, ऑल आर इन द ग्रुप 3। सारे के सारे एफ ब्लॉक के मेंबर्स ग्रुप 3 में रखे गए हैं। ये भी एक राज की बात है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि सारे के सारे ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, 2 सीरीज है उसके, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, उन सारे के सारे 14 मेंबर्स को एक ही ग्रुप में क्यों रखा जाएगा, जबकि उनका एटॉमिक नंबर सबका से अलग अलग है। तो एक ही ग्रुप में क्यों रखा जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और अभी लेकिन जो बात कह रहे हैं वो समझिए कि ये 4 ब्लॉक्स में हमने पीरियोडिक टेबल को के 18 ग्रुप्स को बांटा है, और वो है एस पी डी एफ ब्लॉक। अब
हम इन चारों ग्रुप्स को बारी बारी से डिस्कस करना चाहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हम चारों ग्रुप्स को बारी बारी से पढ़ना चाहते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक को। तो इससे होगा ये कि एस ब्लॉक जो एक चैप्टर है उसके कुछ कंसेप्ट्स आपको आ जाएंगे। उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले ही आपको बहुत सारी बातें जो है वो दिमाग में रहेंगी, आप जवाब लिख पाएंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into s orbital, s orbitals, s ऑर्बिटल में जाएगा। तो s ब्लॉक का मेंबर हुआ। सिंस only 2 electrons can be accommodated into S subshell, so only two groups are there in दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक में मात्र 2 ही ग्रुप हैं और वो है ग्रुप 1 और एक है ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को सारे के सारे मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स, ऑल आर द मेटल्स। इनको अल्कली मेटल कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल, दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेसिस। ये वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, इसलिए इनका नाम है अल्कली मेटल्स। ये सारे के सारे मेटल्स जो हैं ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। जैसे सोडियम, इसके जो मेंबर्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये मेंबर्स हैं। इन सभी को अल्कली मेटल्स कहे जाते हैं। और ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं ये भी सभी मेटल्स हैं, ऑल आर द मेटल्स। सारे के सारे मेटल्स हैं और इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहने का मतलब है कि दे फॉर्म द वाटर सॉल्युबल, द बेसिस एंड आर फाउंड एट द अर्थ क्रस्ट। ये धरती पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ये सभी धरती पर नहीं पाए जाते हैं, नॉट फाउंड एट द अर्थ क्रस्ट। ये धरती पर नहीं पाए जाते हैं।
ये जनरली अल्कली मेटल जितने भी होते हैं वे सभी सॉल्ट के रूप में समंदर के पानी में मतलब ओशन में पाए जाते हैं, इसलिए उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। और ये चूँकि धरती पर पाए जाते हैं इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। और मैंने आपको समझाया भी था कि रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू घटना उसके रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है, कहा जाता है द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में मेटल में या नॉन मेटल सभी मिलाकर सीजियम है स्टेबल न्यूक्लियस में, फ्रांसियम है सभी में। फ्रांसियम चूँकि रेडियो एक्टिव है इसलिए इसकी बात नहीं करते हैं। अगर पूछता है कि विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो उसका सीधा जवाब हमें ये देना है फ्रांसियम। एंड विच एलिमेंट्स अमॉन्ग्स द स्टेबल न्यूक्लियाई आर इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो कहेंगे सीजियम। दुनिया का सबसे रिएक्टिव एलिमेंट जो स्टेबल है वो है सीजियम, और बाकी सबों में टोटल एलिमेंट्स में फ्रांसियम, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण से। तो ये बात हुई। तो ये कहा मैंने आपको कि हम लोग इस ब्लॉक में ये दो ग्रुप्स को रखते हैं और दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स की बात कर रहे थे। ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं हम बारी बारी से इसको पढ़ लें। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, पहली बात कि दे आर रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बड़ा ही लो होता है, क्योंकि साइज सबसे बड़ा होता है। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज सबसे बड़ा होगा। आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटा होता जाएगा, तो सबसे बड़ा साइज किसका हुआ? जो सबसे लेफ्ट में है, सबसे लेफ्ट में है ग्रुप 1, सबसे बड़ा साइज है, इसलिए आईपी सबसे कम होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। दे आर नॉट फाउंड, they are not found at the earth crust, अर्थ क्रस्ट पे नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, इनके कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो जैसे ही बारिश होगी या किसी भी तरीके से वो बह के चला जाएगा समंदर में। ये अबंडेंट होते हैं, अबंडेंट इन सी वाटर एज द सॉल्ट, ये सॉल्ट के रूप में समंदर में पाए जाते हैं। NaCl रॉक साल्ट, KCl ये समंदर में पाए जाते हैं, CSCl ये सभी समंदर के पानी में पाए जाते हैं हाइलाइट के फॉर्म में। इनका अबंडेंस हाइलाइट के फॉर्म में होता है। दे कैन नॉट बी या दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक्सट्रैक्टेड बाई electrolysis of their molten salt, electrolysis of their molten salt। जैसे बता दूं आपको, जैसे सोडियम क्लोराइड हमें अगर मिला, तो सोडियम क्लोराइड को हम चाहते हैं कि ये सोडियम हमको मिल जाए, सोडियम सॉलिड मिल जाए और क्लोरीन गैस अलग हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन फॉर्म लेंगे। अगर एक्वस फॉर्म लेंगे तो हमें रिएक्शन में सोडियम और क्लोरीन नहीं मिलेगा, हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा। ये बताया हुआ भी है मैंने। इफ़
एक्वस NaCl इज टेकन। अगर एक्वस NaCl लिए तो आपको मिलता है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। और अगर आपने मोल्टेन लिया है, मोल्टेन NaCl, तभी जाके आपको ये दोनों मिलेंगे। इसका मतलब है कि जब कभी अल्कली मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, मतलब अल्कली मेटल हमें पाना है, तो अल्कली मेटल पाने का बस एक ही ऑप्शन है, एक ही उपाय है कि उनके मोल्टेन साल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए। हाइड्रोमेटलर्जी से इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्टिव तो हैं ही, उनमें कुछ खास बातें होती हैं। वो सभी बड़ा ही सॉफ्ट होते हैं। दे ऑल आर नाइफ कट सॉफ्ट। ये सारे के सारे चाकू से काटने लायक मुलायम होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी है, एक्सेप्ट लिथियम। दे फॉर्म, मैं पॉइंट देकर बता रहा था आपको, तो ये पॉइंट ही से समझें। इसको 6th पॉइंट कर देता हूँ। दे फॉर्म ऑलवेज ionic compounds that are soluble in water। यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और वे आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम का जो क्लोराइड है, लिथियम फ्लोराइड चाहे लिथियम क्लोराइड, ये सब कोवैलेंट होते हैं। ये कोवैलेंट होते हैं एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लिथियम के। और इसमें फाजन्स रूल के बेसिस पर हम इसको समझते हैं, कभी चर्चा होगी फाजन्स रूल की, कि चूंकि पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है स्मॉलर साइज के कारण, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होता है इसमें। और भी बता देता हूँ कि कंपाउंड्स या हैलाइड्स कहिए ना, हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नॉट हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हुआ वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। जैसे अगर कोई सोडियम क्लोराइड प्योरेस्ट फॉर्म में है तो ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होगा। नॉट हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो कहिएगा कि कॉमन सॉल्ट जो होता है हम लोग के घर में, जो साधारण नमक हम टेबल सॉल्ट खाते हैं, वो टेबल सॉल्ट पिघल क्यों जाता है बरसात के दिनों में? तो उसका कारण है कि उसमें इम्प्योरिटीज के फॉर्म में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जिस मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण वो पिघल जाता है, उसमें मॉइस्चर लग जाता है। जबकि यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, एक्सेप्ट लिथियम LiCl जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। LiCl इंटू 2H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिथियम का जो कंपाउंड है वो हाइग्रोस्कोपिक होगा, एक्सेप्ट बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनका कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है। और बता दूं कि लिथियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन और पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के साथ रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा ऑक्साइड, ये बनाएगा पेरोक्साइड और ये बनाएगा सुपर ऑक्साइड। कारण मैं समझा देता हूँ। सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब Li2O,
Na2O2 और ये KO2, ये सुपर ऑक्साइड बनाएगा। तो बस बात समझनी है कि ऐसा क्यों है। तो इसमें एक एग्जाम्पल हमेशा कहा करते हैं कि दोस्ती जो है वो हमेशा बराबर बालों के साथ होती है। अगर मेरी दोस्ती अनिल अंबानी से हो जाती है तो वो दोस्ती नहीं होगी। आप समझ रहे हैं कि अगर मैं उसका दोस्त होऊंगा तो मुझसे वो पान खरीदवाएगा, चाय खरीदवाएगा, लेकिन अगर वहीं राहुल गांधी से उसकी दोस्ती होगी तो वो दोस्ती स्टेबल होगी, क्योंकि दोनों बराबर एक लेवल के लोग हैं। नरेंद्र मोदी से उसकी दोस्ती होगी तो एक लेवल की दोस्ती होगी, तो वो नरेंद्र मोदी से पान नहीं खरीदवाएगा, वो चाय नहीं मंगवाएगा, तो वो दोस्ती होगी। ठीक वैसे ही यहाँ केमिस्ट्री में भी जो कटायन बड़े होते हैं वो बड़े अनायन को स्टेबल करते हैं, मतलब कटायन और अनायन का साइज कंपेरेबल होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ भी वही बात है कि लिथियम जो है वो ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि ऑक्साइड का साइज छोटा होता है, लिथियम का साइज छोटा होता है, तो दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर देते हैं। वैसे ही पोटेशियम सोडियम जो है वो साइज में थोड़े से बड़े हो गए तो उसी का कंपेरेबल साइज क्या है, पेरोक्साइड, तो सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। वैसे पोटेशियम जो है उससे भी बड़ा है, तो उसके बाद जो भी मेंबर्स होंगे वो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि सुपर ऑक्साइड में O2- का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, इसलिए साइज का इशू है यहाँ, वो बनाता है। यहाँ एक और भी बात है कि Li2CO3 ये अनस्टेबल है, ये नहीं बनता है जल्दी, लेकिन Na2CO3 फ्रीक्वेंटली पाया जाता है, ये स्टेबल है। क्यों? फिर वही कारण है कि कार्बोनेट जो है CO3 का साइज बड़ा है और लिथियम का साइज छोटा है, इसलिए छोटा कटायन कभी भी बड़े अनायन को स्टेबलाइज नहीं कर सकता है, और यही कारण है कि लिथियम कार्बोनेट जो है वो अनस्टेबल है और सोडियम कार्बोनेट स्टेबल है, पोटेशियम कार्बोनेट स्टेबल है, क्योंकि उसका साइज कंपेरेबल हो जाता है। तो एक छोटा अनायन हमेशा एक छोटे कटायन को ही स्टेबल करेगा, या छोटा कटायन छोटे अनायन को स्टेबल करेगा। अगर उसके साइज में बहुत ज़्यादा का फर्क है तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी की बात नहीं कर सकेंगे वहाँ। तो ये ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं हम। ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं उनका अपना एक बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है वो बायोलॉजिकली। सोडियम पोटेशियम पंप का नाम आपने सुना होगा। ये जो सोडियम आयंस होते हैं वो सेल के भीतर होते हैं, और पोटेशियम आयंस जो होते हैं बायोलॉजिकली ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजिकली ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बता दूं मैं आपको कि सोडियम आयन जो है, सोडियम क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड अगर ना हो हमारे बॉडी में तो हमारे बॉडी में जो मैसेज का ट्रांसफ़र होता है, जैसे किसी ने चींटी थोड़ा सा काट लिया, किसी ने कोई सुई चुभा दिया, तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो पहुंचता है वो सिग्नल के रूप में, और वो सिग्नल होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है वो आयंस के कारण ही जनरेट और डेवलप होता है। और आयंस कौन से हैं? सोडियम और क्लोराइड, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इन दोनों आयंस के कारण ही सिग्नल डेवलप जनरेट होते हैं, और वही सिग्नल मैसेज लेके जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन तक। तो एक तो काम ये हुआ, एक इम्पॉर्टेंस हुआ। दूसरा इम्पॉर्टेंस ये है कि हमारे सेल के भीतर सोडियम आयन होते हैं और सेल के बाहर पोटेशियम आयन होते हैं। तो जब कभी सेल के भीतर कुछ सेल के भीतर ऑस्मोटिक प्रेशर है, आप ऐसा ही नहीं कि सेल को आपने डाल दिया कहीं तो उसमें कोई भी लिक्विड इंटर कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन करके रखे हुआ है सोडियम आयन सेल के भीतर, जिसके कारण एक्स्ट्रा फ्लूइड सेल के भीतर नहीं घुस सकता है, और एक्स्ट्रा फ्लूइड जब नहीं घुसेगा तो सेल सुरक्षित रहेगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा फ्लूइड उसमें घुसेगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बर्स्ट कर जाएगा और हमारा सेल डैमेज हो जाएगा। ठीक, तो होता क्या है कि सोडियम आयन जो है वो सेल के भीतर वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, पोटेशियम आयन सेल के बाहर है। तो जब कभी किसी एनर्जी को या फूड आइटम्स को सेल के भीतर जाना होता है तो वो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके ऐसे काम करता है ताकि वो सेल के भीतर चला जाए, और सेल के भीतर जाते ही फिर जो काम है, जो एनर्जी मिलनी है वो काम शुरू हो जाता है, फंक्शन में आ जाता है वो। तो मैं ये कह रहा था कि इनका अपना एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का। ठीक वैसे ही अब ग्रुप 2 की बात कर लें थोड़ी सी। ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं उसको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 के मेंबर्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़कर, बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं करते। ये ग्रुप 2 का मेंबर है, लेकिन ये अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट पे पाए ही नहीं जाते हैं। बेरिलियम जो है अर्थ क्रस्ट पे नहीं पाए जाते हैं। नॉट फाउंड एट द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट पे नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं फाउंड एज सल्फेट एंड कार्बोनेट्स ये ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं वो पाए जाते हैं प्रकृति में, नेचर में, तो वो सल्फेट के मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट और सल्फेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। और जैसे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इंटू 7H2O इप्सम सॉल्ट इसको कहा जाता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर में इनसॉल्युबल होने के कारण ये अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये भी वाटर में इनसॉल्युबल है, इसलिए अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। तो ये जो ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं उनका अबंडेंस जो है वो सल्फेट और कार्बोनेट के फॉर्म में है, और वो सल्फेट और कार्बोनेट के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं है। इनको भी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से ही पाया जा सकता है। दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए आपको अगर इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से ही कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से ही एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती होगी। उसमें भी फिर यहाँ भी मोल्टेन सॉल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस से ही किया जा सकता है। हैलाइड्स, जितने भी मेंबर्स के हैलाइड्स हैं वो आयनिक होंगे एंड वाटर सॉल्युबल होंगे, हैलाइड्स। सो मैग्नीशियम या ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं ये कार्बोनेट्स भी स्टेबल बनाते हैं, सल्फेट्स भी स्टेबल बनाते हैं। साइज के इशू के कारण उनका साइज लगभग कंपेरेबल होता है। इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक, और बेसिक होने के कारण है कि जैसे MgOH का होल 2 है, तो ये वाटर में अगर जाता है ये तुरंत टूट के Mg++ OH- ये देता है, तो OH- देने के कारण ये बेसिक होते हैं। लेकिन इसमें हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम ये एम्फोटेरिक होते हैं। ये एम्फोटेरिक होता है, मतलब ये एसिड के जैसा भी बिहेव करेगा और बेस के जैसा भी बिहेव करेगा, तो ये एम्फोटेरिक होता है बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड। और कारण भी आप जानते हैं कि बेरिलियम का जो प्रॉपर्टीज है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, वो अपने बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, क्योंकि वो सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं। सेकेंड पीरियड एनोमेली आप पढ़ चुके हैं, और सेकेंड पीरियड एनोमेली के बेसिस पर हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि बेरिलियम जो है वो अपने बाकी मेंबर्स के तुलना में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं। ग्रुप 1 का मेंबर्स आपको बताया। इस ब्लॉक के ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज मैंने आपसे डिस्कस किया है। और अब ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक की बात करेंगे।
कि हम पी ब्लॉक में की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती है, डी ब्लॉक की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सारी बातों पर चर्चा होगी नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें, और बेल आइकन को तो निश्चित रूप से प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का सही समय पर मिलता रहे। फिर अगले लेक्चर में आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।